नमस्ते बच्चों। बच्चों हम लोग क्लास 10th और ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले के एक दो टॉपिक को डिस्कस किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम लोगों ने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को पढ़ा। इसमें हम लोगों ने झूमिंग एग्रीकल्चर को पढ़ा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में जानने की कोशिश की। वीडियो नंबर, इसका वीडियो जो है मैंने बनाया है, लगभग 19-20 मिनट का वीडियो है। पार्ट 1 के नाम से मैंने अपलोड किया है आप लोगों के लिए। बच्चों, अब इस पार्ट 2 में हम लोग एक दूसरा टाइप एग्रीकल्चर का, जिसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। बच्चों, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जो ये हेडिंग है, यानी जो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको समझते हैं। अगर इनको हम समझ लेंगे तो आगे का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। इंटेंसिव का मतलब होता है सघन, यानी बहुत गहनता के साथ कोई काम किया जाए। सब्सिस्टेंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, यानी जो अपने बने रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जो फार्मिंग की जाती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव यानी सघन तरीके से, यानी ज़मीन का टुकड़ा तो छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लेना, येन केन प्रकारेण हर दांव लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करना। चाहे उसके लिए हमको थोड़ा बहुत आधुनिक तरीका, यानी मॉडर्न जो वेज हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हम अच्छे केमिकल फर्टिलाइज़र्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर और क्या क्या, जितने भी प्लॉइंग के जितने भी नए स्टाइल हैं, नए तरीके हैं जोतने के खेत को, उन सब का प्रयोग करके हम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह की जो फार्मिंग होती है बच्चों, ये विश्व के उन इलाकों में जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ज़मीन की तुलना में, भूमि की तुलना में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और किसानों के ऊपर इस बात का दबाव रहता है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को भोजन खिलाना है और ज़मीन कम है, तो कम ज़मीन में इतना उत्पादन किया जाए कि ज़्यादा लोगों का पेट भर सके। तो इसके लिए फिर आपको ज़मीन में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो और समझ में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। बताया मैंने कि इस तरह की जो कृषि होती है बच्चों, ये उन क्षेत्रों में, उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी जनसंख्या बहुत होती है, ज़्यादा होती है, और भूमि पर बहुत दबाव होता है। क्योंकि बच्चों, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है, भूमि तो उतनी ही है। भूमि रबड़ तो है नहीं कि हम उसको खींच के लंबा कर देंगे। ज़मीन तो जितनी है उतनी है, ठीक है, पर जनसंख्या यानी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो भोजन की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। बताया मैंने, इसमें मेहनत और सघन कृषि यानी श्रम भी बहुत लगता है। इसके अलावा जितने भी बायोकेमिकल इनपुट्स हैं, बायोकेमिकल इनपुट्स यानी केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह यूज़ करके, और बढ़िया से बढ़िया सिंचाई की व्यवस्था,
है ना, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करके हायर प्रोडक्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agriculture land. Right of inheritance, बच्चों इसका मतलब होता है विरासत का अधिकार. यानी एक पिता अगर है, उसके 2 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, या उसके 4 बच्चे हैं, बेटा बेटी सब मिला के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जितने भी हैं, तो पिता की जो संपत्ति होती है उसमें बच्चों का हिस्सा होता है. और अब क्या हुआ, मान लो कि पिता के पास 10 एकड़ ज़मीन है, उसके 2 बच्चे हैं, तो 5-5 एकड़ ज़मीन बट गई. अब उसके 2 बच्चे जो हैं, उसके 2 बच्चों के भी 2-2 बच्चे हैं, तो फिर वो 2.5 एकड़ में बट गई. मतलब ज़मीन बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और ज़मीन की जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी होती जा रही है. इसके कारण जो लैंड होल्डिंग साइज है वो अनइकोनॉमिकल है, मतलब आर्थिक रूप से वो घाटा देने वाला है. मतलब देखो, ज़मीन का जब बहुत विशाल टुकड़ा होता है तो उस पर जो कृषि या खेती की जाती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, और बड़े फार्म जो होते हैं उन पर खेती करना आसान भी होता है, और किसी भी तरह का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इनपुट्स हैं उनको यूज़ करना भी काफ़ी आसान और एफिशिएंट दोनों होता है. लेकिन जब लैंड होल्डिंग की साइज़ छोटी होती जाती है तो इससे क्या होता है, मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसमें ट्रैक्टर चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो ये अनइकोनॉमिकल होता है. लेकिन अब क्या करें, अब वो कम होता जा रहा है, मतलब लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उस लिमिटेड लैंड यानी उस सीमित भूमि में लोगों के पास जीवन यापन का और कोई तरीका तो है नहीं. तो फिर जब उस छोटी ज़मीन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रेशर आ जाता है. तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखी. अब हम एक नए तरह की फार्मिंग देखते हैं. ये फार्मिंग एक तरह से इंडस्ट्री की तरह होती है, जिसमें किसान जो है, जो फसल उगाता है वो अपने खाने के लिए नहीं उगाता, बल्कि वो बेचने के लिए. मतलब वो उस फसल का कुछ भी हिस्सा अपने पास नहीं रखता, वो सारी फसल बेच देता है और बेच करके पैसा कमाने की कोशिश करता है. ठीक है, यहाँ पर सब्सिस्टेंस वाली बात नहीं है, यहाँ पर व्यापार करने की बात है, बिजनेस करने की. यानी खेत में इस तरह की फसल लगाई जाए जिसको सीधे सीधे बिक्री कर दी जाए, बेच दी जाए, और उससे प्राप्त आमदनी से अपने जीवन को चलाया जाए. ठीक है, तो इसको हम लोग कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, यानी वाणिज्यिक कृषि, यानी जो बिज़नेस के लिए की जाती है. अब इसको बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई जो फसल होती है, कोई ख़ास फसल यानी क्रॉप, वो कहीं पर तो कमर्शियल होती है और कहीं पर सेम वही फसल या वही क्रॉप सब्सिस्टेंस की कैटेगरी में आती है. तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझना, लाइन बाय लाइन इसको समझना. The main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, high yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. मुख्य जो इसकी पहचान है, इस तरह की जो कृषि है उसकी पहचान है, वो है कि इसमें आधुनिक तरीके बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किए जाते हैं. मॉडर्न इनपुट जैसे अच्छी क्वालिटी के बीज, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं, जो कि लैब्स में डेवलप की जाती है. केमिकल फर्टिलाइज़र्स जम के यूज़ किए जाते हैं. इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, यानी जो खेतों में
खरपतवार को हटाने के लिए, या फसल में अगर कोई किसी तरह की बीमारी है तो उसकी वजह से जो दवाइयों का छिड़काव किया जाता है उनका भी उपयोग भरपूर किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जिसमें एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई भी फसल कॉमर्शियल है या नहीं है, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, राइस इज़ ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप। यानी चावल की जो फसल है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन वहीं उड़ीसा में ये एक खाद्यान्न है, यानी सब्सिस्टेंस क्रॉप है। जो उड़ीसा के किसान चावल की फसल अपने घर में यूज़ करने के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए पैदा करते हैं, वहीं हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उसी चावल को पैदा करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसको बेचने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा और पंजाब की जो स्टेपल डाइट है वो है वीट। वो लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, गेहूं का उपयोग करते हैं, वो चावल बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो अगर चावल पैदा करते हैं हरियाणा और पंजाब के किसान, तो वो पूरी तरह से कमर्शियल पर्पज़ यानी बेचने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैंने यही शुरुआत में आपको बताया था कि कमर्शियल जो क्रॉप होती है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है विद इन कंपैरिजन टू सब्सिस्टेंस क्रॉप। अब आते हैं कमर्शियल क्रॉप में ही एक और टर्म यूज़ की जाती है बच्चों, इससे रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, 5 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है इसको समझो। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन में क्या होता है, इसको बागाती कृषि बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ज़मीन पर, भूमि पर किसी एक तरह की फसल लगाई जाती है। ठीक है, बहुत बड़े इलाके में लगाई जाती है। फिर द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है बच्चों, वो उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों मिली हुई है। यानी वो एक ऐसा एग्रीकल्चर है जो इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाता है। कैसे? प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। यानी प्लांटेशन में, यानी इस बागाती कृषि में लंबे लंबे फार्म हाउस का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, यानी बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है, पैसा बहुत लगाया जाता है। जो भी मतलब उत्पादन करने के जितने भी साधन हैं उसमें काफ़ी पैसा लगाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, इसके अलावा इसमें लेबरर्स यानी मज़दूरों का, श्रमिकों का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़, और अधिकतर जो उत्पादन होता है उसको किसी न किसी उद्योग में कच्चे माल के तौर पे प्रयोग किया जाता है। जैसे इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केले वगैरह का उपयोग जो है इस प्लांटेशन क्रॉप्स के तौर पे किया जाता है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोइंग इन दीज स्टेट्स, है ना। आप इसको याद रखना कि चाय आपकी असम और उत्तर बंगाल, वहीं कॉफ़ी कर्नाटका में मुख्य रूप से प्लांटेशन क्रॉप हुआ है। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation. अब चूँकि ये प्लांटेशन क्रॉप्स या जो ये प्रोडक्शन होता है ये मुख्य रूप से बाज़ारों के लिए होता है, तो जो भी प्लांटेशन एरिया होता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी होता है। इसके अलावा पास में मार्केट्स होते हैं। ठीक है, और जो इन तरह की इन फसलों की जो प्रोसेसिंग करने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी नज़दीक में ही होती हैं। इस तरह से ये पूरा एक तरह से इकोनॉमिक जोन जैसा बन जाता है प्लांटेशन
एग्रीकल्चर के आसपास। ठीक है, ये कुछ चित्र दिए हुए हैं बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को समझने की कोशिश की, कमर्शियल फार्मिंग को समझने की कोशिश की, और एक चीज़ और बता दूं बच्चों, कमर्शियल जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है इसमें ऐसी फसल लगाई जाती है जो बार बार न लगानी पड़े, यानी कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद फसल काट ली तो खेत खाली हो गया, नहीं। इसमें ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो एक लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे चाय का पौधा, अब चाय का पौधा 50-60 साल तक लगा रहता है। ठीक है, ये नहीं कि चाय का पौधा लगाया वो 1 साल बाद सूख गया फिर उसकी जगह दूसरा पौधा लगाया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रबर के पेड़ लगाए जाते हैं, कॉफ़ी के पेड़ लगाए जाते हैं ना। तो इस तरह से जो ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है इसमें एक फसल होती है और वो लंबे समय के लिए होती है। ठीक है, हर फसल ऐसी नहीं होती, पर कुछ जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो शर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में, भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी एक वर्ष में जो एक क्रॉपिंग सीज़न जिसको बोलते हैं, उसमें कितनी फसलें लगाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, कौन कौन से महीनों में उनको, उनका सोइंग पीरियड होता है, उनका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होता है। ठीक है, और फिर मेजर क्रॉप्स जो बड़ी बड़ी फसलें हैं भारत में, मुख्य रूप फसलें हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बच्चों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट प्राप्त हो। और किसी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।